हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है चर्चा करने का वो है हमारा सेल साइकिल। राइट, सेल साइकिल क्या होता है, किस तरीके से जो है सेल डिवाइड होती है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। राइट, इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कब हमें कैसी स्टडी करनी है, क्रोमोसोम की शेप देखनी हो तो कैसे, कौन सी वाली स्टेज में देखनी है, साइज देखना हो तो कौन सी स्टेज में जाना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें इसी चैप्टर में मिलने वाली है। राइट, कैसे कैसे चेक पॉइंट्स होते हैं, G1 फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, S फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो बात करेंगे हम इस वाले टॉपिक के अंतर्गत सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में। राइट, तो सेल साइकिल समझने से पहले हमें पता है, जब हमने सबसे पहला चैप्टर देखा था जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड की बात करी थी, हमने बताया था कि लिविंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। राइट, तो आपको याद है हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहले हमने बोला था ग्रोथ, राइट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा हमने बात करी थी कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। राइट, तो ये कुछ जो चीज़ें होती हैं, ये जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने में हेल्प करते हैं, या उसके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये लिविंग कैटेगरी में आते हैं। राइट, सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जैसे कि यदि हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में क्या हुआ था, बाइनरी फिजन हुआ, दैट मीन सेल डिवाइड हुई और 2 डॉटर सेल के अंदर ये चेंज हो गया, तब्दील हो गया। तो ग्रोथ भी हुई है, हाँ या ना, और सेल डिवाइड भी हुई है। सो हम क्या बोल सकते हैं, एक सेल का क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। राइट, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। राइट, हमने सेल थियरी पढ़ी सिंगर एंड निकोल्सन की। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो कौन सी है, सेल है। फिर सेल में डिवीज़न हुआ, डिवीज़न की वजह से 2 नई सेल बनी, दैट मीन्स पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण हुआ। किसने बताया था, रुडोल्फ विर्को ने यह बात बोली थी। इज दैट क्लियर, हो गई बात चीज़ें। देखो, जिसने भी सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सेल चैप्टर को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि की पॉइंट्स वही है। इस ताले को खोलने के लिए, इस ताले की समझने के लिए, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको सेल वाली की को पहले पढ़ना होगा, पहले समझना होगा। इज दैट क्लियर? सो all cells reproduce by dividing into 2 with each parental cell giving rise to 2 daughter cells each time they divide। जब भी वो डिवाइड होंगे तो एक सेल से वो 2 नई सेल बनाएंगे। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में? The newly formed daughter cells can themselves grow। क्या होगी, जो नई सेल बनी है, पुरानी सेल से जो नई सेल बनी है वो धीरे धीरे अपने आप ही ग्रो होगी। ठीक है, कैन themselves ग्रो, अपने आप ग्रो होगी एंड डिवाइड करेगी। मतलब ये सेल थी, इसने डिवाइड किया, राइट, वापस से ये ग्रो हो रही है, ये भी डिवाइड करेगी, ये भी अपने आप ग्रो हो रही है, ये भी डिवाइड करेगी। दैट मीन्स आप देख रहे हो कि एक साइकिल सा बन गया है। ठीक है, हमने क्या बोला, ये एक सेल थी, डिवाइड किया, 2 सेल बन गई। ये एक सेल थी, इसने भी डिवाइड किया, ये भी सेल बन गई, ये भी सेल बन गई। दैट मीन्स एक कंटिन्यूटी में एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, एक सेल ने डिवाइड किया, 2 सेल बनाया, फिर उन 2 सेलों ने भी अपने आप, 2 सेल्स ने भी क्या किया, अपने आप में ग्रो होना स्टार्ट किया और फर्दर वो भी डिवाइड करती रही। दैट मीन्स एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चल रहा है। राइट, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट चल रहा है और वो उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेल है वापस से इसी सेल में तब्दील हो गई हो, इंटरचेंज हो गई हो, ऐसा तो नहीं है। सब किस तरफ चल रहे हैं, एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी रिवर्स डायरेक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर, आई बात समझ में? तो गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय growth and division of a single parental cell and its progeny। क्या बनाया, एक पेरेंटल सेल से
ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ और उसने अपनी प्रोजेनी बनाई। सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल, क्या करेंगे, कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसमें साइकिल, ठीक है, कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जिसमें ग्रोथ होती है, डिवीजन होती है, जो ये अलाउ करती है कि सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ मिलियंस ऑफ सेल। मतलब उस साइकिल्स के दौरान, डिफरेंट स्टेजेस के दौरान एक सिंगल सेल प्रोलिफरेट होती है, डिवाइड होती है और मिलियन ऑफ सेल्स का ग्रुप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसी साइकिल को हम बोलते हैं सेल साइकिल। आ गई बात समझ में? सेल साइकिल क्यों ज़रूरी है ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल साइकिल। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म बाय विच डिवीज़न टेक्स प्लेस, जहाँ पर सेल डिवाइड होती है, जहाँ पर सेल अपनी प्रोजेनी बनाती है, एक सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बनाती हैं, वो ही मैकेनिज्म, वो ही प्रोसेस, वो ही साइकिल क्या कहलाता है? सेल साइकिल कहलाता है। सो सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। जब सेल साइकिल होगा तो वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए जो सेल होगी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, राइट? तो प्रोटीन बनेगा। आरएनए चाहिए तो आरएनए का निर्माण होगा। तो क्या बोला हमने? ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेट होगा, सेल की ग्रोथ होगी। कैसे होगी? जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जब हम कहेंगे आरएनए का सिंथेसिस होगा तो सेल की अल्टीमेटली ग्रोथ होगी। तो यही चीज़ किसके अंदर होती है? सेल साइकिल के अंतर्गत होती है। इज दैट क्लियर? चलिए, ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज cell division, DNA replication and cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। ये सारी की सारी लाइंस, जितना भी मैटर है सारा का सारा आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। एक एक लाइन का अपना मीनिंग है। क्या कहना चाह रहा है कि जो सेल साइकिल का प्रोसेस है वहां पे क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है। तो हम कैसे इसका नोट्स बनाएंगे? सेल साइकिल में क्या क्या होगा बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, राइट? हमारी सेल ग्रोथ होगी। ये दो मेन पॉइंट तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होगा और हमारी क्या होगी? सेल की ग्रोथ होगी। प्लेज इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेटेड वे? ठीक है, अभी जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब क्या है। उसी के साथ में कैसे इंश्योर करते हैं कि वो डिवीजन जो है करेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्या जो मटेरियल हमने G1 फेज में बनाया है, क्या वो S फेज में जाकर के डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा? क्या वो एक सफिशिएंट अमाउंट है उस पर्टिकुलर सेल को डिवाइड करने के लिए और उस सेल की ग्रोथ करने के लिए? इज दैट क्लियर? तो करेक्ट डिवीजन है ये भी इंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडीकेज, राइट? यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस या साइक्लिन्स। ये क्या है? ये प्रोटीन्स है, ये एंजाइम्स हैं जो कि आपका चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं कि किस तरीके से जो भी मटेरियल उस समय बना है, उस पर्टिकुलर फेज में बना है, क्या वो नेक्स्ट फेज में जाने के लिए करेक्ट है भी या नहीं है, राइट? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोजेनी, जब मेटाफेज स्टेज में आएंगे, बहुत सारा कैरियोकाइनेसिस में स्टेजेस से गुजरेंगे, प्रोफेज से गुजरेंगे, मेटाफेज से गुजरेंगे, एनाफेज से, टीलोफेज से, पीमेट से होकर के गुजरेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। हमें प्रॉपर एक जीनोमिक मटेरियल मिलेगा, प्रॉपर एक सेल की ग्रोथ मिलेगी। क्यों बोला हमने? क्योंकि
सेल साइकिल में दो मेजर इवेंट होते हैं, विच इज सेल रेप्लिकेशन एंड अनदर वन इज सेल ग्रोथ. इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जानने के लिए हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे सेल साइकिल, राइट? तो आ जाओ पहले अपन सेल साइकिल बना लें, इसकी स्टेजेस बना लें. क्यों ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, क्यों ये करेक्ट करता है कि भाई जो भी हमारा डीएनए बना है, ये जो भी मटेरियल बना है, जो भी डिवीजन हुआ है वो करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? तो वी हैव सम फेजेस. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, राइट? और ये पूरी फेज मिलाकर के हम कहते हैं एम फेज. एम फेज, और एम स्टैंड फॉर होता है माइटोटिक फेज एंड मियोसिस फेज या मियोटिक फेज, राइट? तो अब ये जो आपने डायग्राम देखा है, ये डायग्राम है हमारे पास किसका? सेल साइकिल का. तो सेल साइकिल में बेसिकली टू फेजेस होती हैं, राइट? यदि हम सेल साइकिल की बात करें तो क्या होगा? वी हैव टू फेजेस. फर्स्ट है हमारी इंटरफेज, इंटरफेज, राइट? और नेक्स्ट है हमारी एम फेज, राइट? वी हैव टू फेजेस इन सेल साइकिल. फर्स्ट वन इज इंटरफेज, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग फेज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है. और जो इम्पॉर्टेंट फेज होती है वो होती है एम फेज, जिसके अंदर एक्चुअल में जो सेल है वो डिवाइड करती है, राइट? इसमें बहुत सारी सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं पी मेट की, ठीक है, पी मेट की बात करते हैं. एम फेज में दो इवेंट होते हैं, ठीक है. एम फेज की बात करोगे तो बेसिकली दो इवेंट होते हैं. एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस, राइट? अब देखो, साइटो और काइनेसिस, काइनेसिस यानी कि टूटना, ठीक है, उसमें कुछ चीजों का क्या हो रहा है? टूटना हो रहा है. तो साइटो यानी कि हम बोल रहे हैं जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो हम उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. और जब कैरियो, ठीक है, कैरियो यानी कि हम क्या कहेंगे? कैरियो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, हम कहेंगे जब यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस. और कैरियोकाइनेसिस में जो मोस्ट इवेंट होते हैं, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस में भी बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, जिसमें हम दो स्टेप से गुजरेंगे. कैसे कैसे गुजरेंगे? माइटोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ेंगे. तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे? सेल साइकिल में हम दो फेजेस पढ़ेंगे, इंटरफेज और एम फेज. इंटरफेज में क्या क्या होगा? इंटरफेज की बात करें तो G1, फिर G2 लिख दिया, G1 S G2, ठीक है, और हमारे पास आएगा M
एंड जी नोड। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली जो फेज है, ये वाली फेज किस में आती है, इंटरफेज में आती है। किस में आती है, इंटरफेज में आती है। G1, S और G2। M फेज में आती है हमारा कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है जो कि कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। दो मेन इवेंट होते हैं इसके अंदर भी, एक होता है माइटोसिस, ठीक है, यानी कि समसूत्री विभाजन, और एक होता है मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड अर्धसूत्री विभाजन, राइट। यहां पर क्या होगा, जब साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। आ गई बात समझ में, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाओ, अब हम G1 की बात करें, ठीक है, हम इंडिविजुअल फेजेस की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल फेज में हम सबसे बात करें पहले G1 फेज में क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले G1 फेज की हम बात करें तो डायग्राम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो फेज है ये बहुत ज्यादा लॉन्गर होती है। क्यों होती है लॉन्गर, देखो G1 को आप G1 से याद करें। कैसे कैसे याद करें G1 से, कि लाइफ में आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी सोर्सेज होते हैं उसको जुटाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, उनको सिंथेसाइज करना पड़ता है, राइट। उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए ताकि आप दूसरी अच्छी स्टेज में जा सको, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जुगाड़ करनी पड़ती है किसमें, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, राइट। ऐसा ही हमारी G1 फेज में भी होता है। क्या क्या होता है G1 फेज में, तो G1 फेज में आप देखोगे कि जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनेली है, राइट, जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनेली है वो कहां पर बनेंगे, G1 फेज में बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, भाई प्रोटीन का तो बहुत ज्यादा रोल है, हाँ या ना, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बनेगा। प्रोटीन क्या है, एंजाइम भी बनाएंगे। एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है। एंजाइम क्यों चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी स्टेप्स आगे बढ़नी है, सिंथेसिस करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, वहाँ पर भी प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होगी, तो प्रोटीन चाहिए। आरएनए का सिंथेसिस करोगे, ठीक है, आरएनए का सिंथेसिस चाहिए, आरएनए भी चाहिए, तो आरएनए का जो सिंथेसिस होगा वो भी कहाँ होगा, G1 फेज में होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कैसे हमें रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है। एस फेज की बात कर रही हूं, एस फेज में, एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, ठीक है, एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। इस सिंथेसिस फेज में मेनली जो होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इस फेज में जो मेनली होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, इस डीएनए को रेप्लिकेशन कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करेगा, इस G1 फेज में होगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होगा, G1 फेज में होगा। पहले से ही कुछ नया काम, आप कहीं बाहर जा रहे हो कुछ दिनों के लिए, आप अपना शहर चेंज कर रहे हो या आप कहीं नए जगह जाना चाहते हो, तो आप अपनी ज़रूरत का सामान पहले लेकर जाओगे, इकट्ठा करोगे, तभी जा कर के आप क्या करोगे, वहाँ पर इजीली सरवाइव कर पाओगे, अपना प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाओगे। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है ताकि हम इस फेज से इस फेज में जा सकें। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए आपको एटीपी के रिक्वायरमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। न्यूक्लियोटाइड्स का रिक्वायरमेंट होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ या ना, न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए का स्ट्रक्चर पता है आप लोगों को, डीएनए के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कहाँ होगा, क्या आप यहाँ पर सिंथेसाइज करोगे ना, आपको पहले से ही डीएनटीपी चाहिए। तो हमारे पास जो डीएनटीपीस का सिंथेसिस होगा वो भी कहाँ पर होगा, हमारी G1 फेज में होगा। अब इतने सारे प्रोसेस को करने के लिए, राइट, इतने सारे बहुत सारे इवेंट्स को करने के लिए आपको ये फेज कैसे रखनी पड़ेगी, ये फेज रखनी पड़ेगी लॉन्गर, ठीक है। तो
सेल साइकिल में इंटरफेज के अंदर जो G1 फेज है वो कैसी है, लॉन्गर फेज है। फिर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ याद करो सेंट्रियोल, राइट। सेंट्रियोल किसमें देखा था, किसमें देखा था, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, याद करो जल्दी से। अपने दिमाग के जो घोड़े सो चुके हैं उनको दौड़ाओ और याद करो कि एनिमल सेल में हमने कुछ इस तरह का डायग्राम देखा था, हमने बोला था ढोलक वाला, और जो ढोलक हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए थे इस तरह के सेंट्रोजोम में। याद आ रहा है क्या कर रहे थे हम, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं ये, किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो सेंट्रियोल चाहिए हमें, ठीक है। सेंट्रियोल का हम निर्माण करेंगे, क्यों करेंगे यहाँ पर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन, क्योंकि फर्दर हमें एम फेज में जाना है, हमें वहां पर सेल को डिवाइड करानी है, तो वहां पर सेंट्रियोल की आवश्यकता होगी, हाँ या ना। तो सेंट्रियोल का सिंथेसिस जो होगा या सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, वी कैन, सिंथेसिस नहीं बोलेंगे, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन बोलेंगे। जो डुप्लीकेशन होगा वो कहां पर होगा, सिंथेसिस फेज में होगा। और इसी के साथ में जब डीएनए का रेप्लिकेशन करते हो तो डीएनए को पैक भी तो करोगे, पैकेजिंग मटेरियल भी तो चाहिए, हाँ या ना। तो डीएनए का जो पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन जो हैं उनका जो डुप्लीकेशन होगा वो भी कहाँ होगा, एस फेज में। तो G1 और एस फेज क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब अपन आएंगे किसमें, G2 फेज में, राइट। G2 फेज में देखो हमने क्या बोला कि मैम हमने प्रोटीन बना लिए, हमने आरएनए सिंथेसिस कर लिया, हमने एटीपी बना ली, हमने न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर लिया, फिर हमने डीएनए रेप्लिकेशन करवा दिया, उसका पैकेजिंग मटेरियल बना लिया, सेंट्रियोल का भी सिंथेसिस करा दिया। अब क्या होगा, आप एम फेज में जाओगे, है ना। एम फेज में जाओगे तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी हाउस चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए सेल को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना, जैसे कि आपका गोल्जी एपरेटस होगा, प्रोटीन जो बना है उसकी सॉर्टिंग भी तो करोगे, हाँ या ना। उस प्रोटीन को पर्टिकुलर प्लेस पे भी तो ले जाओगे, उसका मॉडिफिकेशन भी तो करोगे। तो हमें क्या चाहिए, जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला था हमने, याद करो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्या, मतलब जो सेल पढ़ी है हमने, सेल में हमने क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारी गोल्जी क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, सेमी ऑटोनॉमस है। क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या था, अपना एक डीएनए मटेरियल भी था, ठीक है, अपना एक राइबोसोम भी था। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस जो हमारा ऑर्गेनेली है, उसका जो डुप्लीकेशन होगा वो कहाँ होगा, G2 फेज में होगा। गोल्जी एपरेटस का कहाँ पर होगा, G2 फेज में होगा। इसके अलावा आप क्या कहेंगे कि मैम प्रोटीन तो यहाँ पर भी बनेगा, आरएनए तो यहाँ पर भी बनेगा, क्यों, आपके इतने से प्रोटीन का काम नहीं करेगा, प्रोटीन की मशीनरी तो चलती रहेगी। तो एक और जो क्वेश्चन है दिमाग में जो आना चाहिए कि आरएनए का सिंथेसिस और प्रोटीन का सिंथेसिस थ्रू आउट द इंटरफेज चलता रहता है। इज दैट क्लियर, जो है प्रोटीन हो, आरएनए सिंथेसिस हो, उसका जो चक्रव्यूह है वो पूरे इंटरफेज में चलता रहता है, उसका जो सिंथेसिस है जो चलता रहेगा किसमें हो, जो हमारी इंटरफेज होगी उसके अंदर। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई। अब एम फेज के बारे में बात करते हैं, है ना, एम फेज के बारे में बात करते हैं। एम फेज यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कैसे कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस के द्वारा। फिर हमने बात करी थी साइटोकाइनेसिस के द्वारा। अभी सिर्फ हम कितना जानेंगे, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस यानी कि हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एक और बात जो जीवन में बताने की है बच्चों, ठीक है, जीवन में जो एक और बात मैं भूल गई, साइटोप्लाज्म से मुझे याद आया कि जीवन के अंदर, ठीक है,
जीवन के अंदर जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइटोप्लाज्म जो है वो ज्यादा कहां पर मिलेगा तुम्हें, जीवन फेज में। आ गई बात समझ में? तो साइटोकाइनेसिस में हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेस में हमारे पास है पीमैट, यानी कि पीमैट का मतलब है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस में भी हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइटोसिस, हमारे पास है मियोसिस, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं। अब जो हम फेज में आएंगे, अब एक और फेज है जिसको हम कहते हैं जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या है मैम? देखो अब क्या होगा, जो चक्रव्यूह है, ठीक है, जो हमारा सेल साइकिल है, इसमें आप देखोगे कि जो एक अरेंजमेंट है, जो साइकिल है वो कैसे चलता है, इधर से इधर आए, इधर से इधर गए, यहां से सेल डिवाइड हो गई, फिर यहां पर आए और फिर वापस से यहां पर आए। ये एक ऑर्डर है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। कभी भी एस फेज से जीवन में नहीं जाएगा, ठीक है, कभी भी एस से जीवन में नहीं जाएगा, या हम कहें G2 से एस फेज में नहीं जाएगा। ये जो साइकिल है वो यूं ही चलेगी, ये जो साइकिल है वो यूं ही चलेगी। इसलिए आपके एनसीईआरटी में भी जब हम लाइंस को रीड करेंगे उसमें लिखा होगा कि ये जो साइकिल है ये ऑर्डर्ड होते हैं, सिक्वेंशियल होते हैं इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में इनका एक सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये साइकिल वर्क करते हैं, राइट। अब जी नॉट समझो पहले, फिर आगे बात करते हैं। जी नॉट फेज जो है उसको हम बोलते हैं क्यूसेंट फेज। क्यूसेंट की स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। क्यूसेंट फेज समटाइम, वैसे तो जो रेस्टिंग फेज होती है उसको हम इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, लेकिन समटाइम्स जी नॉट को भी रेस्टिंग फेज कह दिया जाता है, ठीक है। समटाइम्स रेस्टिंग फेज कह दिया जाता है जी नॉट को। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेल्स हैं, यहां पर जो सेल है वो डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर जो सेल है वो डिवाइड नहीं करती है। तो आप ये सोचो, सबसे पहले तो ये सोचो कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी जो सेल्स हैं वो जो डिवाइड नहीं करती है, जल्दी सोचो, ठीक है। यदि आप किडनी आपकी खराब हो जाती है तो हम उसको बना लेते हैं, लीवर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ब्रेन, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो नहीं बनती है? जो हमारा हार्ट है क्या उसकी सेल्स बनती है? नहीं, हार्ट सेल्स में डिवीज़न नहीं होता है, न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती है। आपको याद आ रहा है ना सेल का कंसेप्ट? नई सेल कब बनेगी? पुरानी सेल से, ठीक है। पुरानी सेल से नई सेल कब बनती है? जब सेल में डिवीज़न होता है, राइट। लेकिन जो न्यूरॉन्स होता है वहाँ पर डिवीज़न नहीं होता है। तो क्या होता है, क्या होता है? जब ब्रेन की सेल्स, ठीक है, जो नर्व सेल्स है वो डैमेज हो जाती है तो उसकी रिकवरी होती है कि नहीं होती है? वहां पर क्या होगा, सेल आकर के जुड़ जाएंगी, बट वो पूर्ववर्ती सेल डिवाइड नहीं करेगी, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी। गेट माय पॉइंट? आ गई बात समझ में? तो जो जी नॉट है यहाँ पर कौन कौन सी सेल्स होंगी? हार्ट सेल्स होंगी, यहाँ पर न्यूरॉन सेल्स होंगी या न्यूरॉन्स होंगे, राइट। ये सेल्स जो होती हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं वो जी नॉट में होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में दो टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। एक है नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, इनएक्टिव, राइट, और एक दे रखा है नॉट एक्टिव। दोनों ही टर्म ठीक है जी नॉट फेज के लिए कि ये यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, सेल डिवाइड नहीं होती है, और इसके अलावा शायद ये नॉट एक्टिव नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव,
ये वर्ड आएगा, ठीक है। नॉट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव और मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये टर्म दिया हुआ है। और अब प्रीवियस ईयर के जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ड और हैं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। क्या है, इससे रिलेटेड मैं यहां लिख रही हूं, ठीक है। एक है एग्जिट और एक है सस्पेंडेड, ठीक है। यहां पर सस्पेंडेड सेल रहती है। सस्पेंडेड यानी कि सस्पेंड कब होते हैं हम, जैसे आप स्कूल में कोई अजीब सी मस्ती कर देते हो तो आपके जो प्रिंसिपल सर हैं वो कहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, आप रेस्ट्रिकेट किए जाते हैं कुछ दिनों के लिए। इसका मतलब भी थोड़ा ना कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सेल डिवाइड नहीं हो रही है वो कुछ दिनों के लिए कहाँ रहेंगी, G0 फेज में रहेंगी। या फिर जो G1 सेल है जो आगे डिवाइड नहीं हो रही है ना, वो क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगी, बाहर एग्जिट करेंगे। उनको डिवाइड नहीं करना है, मैं सब कुछ करूंगा, मैं डिवाइड नहीं करूंगा। तो ऐसी सेल कहाँ रहती है, वो रहती है G0 में। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। रेस्टिंग फेज जो हम बात करते हैं बेसिकली इंटरफेस के लिए करते हैं, ये ध्यान रखना। आपके एनसीईआरटी में इंटरफेस के लिए टर्म दे रखी है, ठीक है। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज कह रहे हैं, याद रखेंगे। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज कह रहे हैं। G0 में रेस्टिंग फेज हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ जगह पर, कुछ अलग जगह पे, नॉट इन एनसीईआरटी, रेस्टिंग फेज कह देते हैं G0 को कि भाई जो सेल आगे डिवाइड नहीं करने जाती है वो G0 में आकर के रेस्ट करती है कि भाई मैं रेस्ट करूंगी, मैं डिवाइड नहीं करूंगी। इसलिए समटाइम्स G0 को भी रेस्टिंग फेज से हम डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंटरफेज हमारी रेस्टिंग फेज है। होप आई एम क्लियर विद इट, वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर, राइट। आ गई बात समझ में, सारी चीज समझ में आ गई। अब देखो इधर आओ, अब जो कुछ चीजें हमें समझनी है। तो यहां पर जो सेल सस्पेंड है वो यहां पे रहती है, नहीं तो वापस से कहां चली जाती है, G1 में फर्दर डिवाइड होने के लिए। ये बात समझ में आ गई, ये पूरा सेल साइकिल समझ में आ गया। इंटरफेज जो है, ठीक है, जो हमारी इंटरफेज है ये क्या होती है, लॉन्गर होती है, ठीक है। और बेसिकली यदि हम ह्यूमंस की बात करें, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ह्यूमंस में जो सेल साइकिल होता है, पर सेल का जो साइकिल होता है वो होता है 24 आवर्स, ठीक है, जिसमें से 23 आवर्स क्या चलता है, इंटरफेज, और 1 आवर क्या चलता है, एम फेज। आ गई बात समझ में। ऐसे ही ये जो सेल साइकिल है बच्चों, ये वरी करता है सेल टू सेल, ठीक है भाई, ये सेल टू सेल वरी करता है। कैसे, ह्यूमंस में 24 घंटे हैं, लेकिन यदि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ईस्ट की बात करें तो 90 मिनट लेता है। और 90 मिनट में से देखो 85 मिनट, 85 मिनट जो है वो क्या होगा, इंटरफेज होगा, और जो 5 मिनट है वो हमारा एम फेज होगा, हमारा बोले तो ईस्ट का। आ गई बात समझ में, क्लियर कट। अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ऑल दिस प्रोसेस। अच्छा, एक और बात, एंश्योर करेक्ट डिवीजन, ये चीज भी हम बात कर ले, क्या कहना चाहता है, एंश्योर करेक्ट डिवीजन कैसे होता है। देखो बच्चों, G1 फेज में हमने प्रोटीन्स बनाए, हमने आरएनए का सिंथेसिस किया, हमने न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस किया, हमने एटीपी का सिंथेसिस किया, हमने सेल्यूलर ऑर्गेनेली बनाए, हमने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया। तो अब जो सेल है वो एस फेज में जाने के लिए रेडी है या नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों, यहाँ पर जो सेल के लिए आप कंटेंट बना रहे हो, जो सेल के लिए आप इतना सारा ऑर्गेनेली बना रहे हो सकता है वहां पर कोई ऐसा कंटामिनेंट हो, कोई ऐसा म्यूटेंट हो जो आपके आगे फर्दर सेल, मान लीजिए यहां पर कोई म्यूटेंट है और इसी सेल को आप आगे जाकर के क्या करोगे, रेप्लिकेट करोगे, तो यानी कि आप म्यूटेंट सेल को रेप्लिकेट कर दोगे। ऐसा होगा ना, यदि कोई यहां पर चेक करने वाला गार्ड अंकल ना हो,
गार्ड अंकल ना हो तो यहाँ पर ये म्यूटेशन यहाँ पहुँच सकता है और डुप्लीकेट भी हो जाएगा, और यही अगर फर्दर आगे डिवाइड भी हो जाएगी। और सोचो कि भाई जो कैंसर सेल्स हैं, यदि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ना हो, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ना हो, यहाँ पर चेक पॉइंट ना हो, तो सेल्स डिवाइड करती जाएंगी, तो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल कॉल्ड एज कैंसर। इट कॉजेज कैंसर कॉज कर देगा। तो हमें चेक पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें इंश्योर करना है कि जो भी डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो एक चेक पॉइंट हमारा होता है G1 to S, एक चेक पॉइंट होता है G1 to S, यानी कि ट्रांजिशन होगा कहां पर? S फेज के अंदर। तो यहां पर जो चेक पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं या तो प्राइमरी चेक पॉइंट, फर्स्ट चेक पॉइंट, या फिर मेजर चेक पॉइंट, राइट? प्राइमरी चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं, मेजर चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं, राइट? या इसको फर्स्ट चेक पॉइंट भी कह सकते हैं, जो किसके बीच में होगा? G1 और S फेज के बीच में होगा, ठीक है? G2 में हमने मटेरियल बनाया। अब ये सेल फर्दर डिवाइड होने जा रही है, कैरियोकाइनेसिस होगा, इसका साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब सेल डिवाइड होने जा रही है। तो अल्टीमेटली सेल डिवाइड होने से पहले हमें फिर से जांचनी है कि ये सेल कैसी है, इसमें कोई डैमेज तो नहीं है, इसके प्रॉपर ऑर्गेनेली बन चुके हैं कि नहीं चुके हैं, प्रोटीन प्रॉपर आ चुके हैं कि नहीं आ चुके। तो इसके लिए यहाँ पर भी हमें एक गार्ड बिठाना होगा। तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट होगा वो होगा सेकेंडरी चेक पॉइंट या माइनर चेक पॉइंट, ठीक है? ताकि सेल जो डिवाइड करे ये नॉर्मल कंट्रोल्ड ग्रोथ में हो। आ गई बात समझ में? तो हमारे पास सेल को हम इंश्योर कर सकें, हम इंश्योर करें कि ये जो डिवीजन है वो करेक्ट हुआ है, इसके लिए वी हैव चेक पॉइंट्स। तो आपको क्या समझ में आ गया? कोऑर्डिनेटेड वे है, G1 में चीजें बनी तभी S फेज में सिंथेसिस होगा, कोऑर्डिनेटेड है, इंश्योर करता है कि डिवीजन करेक्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ चेक पॉइंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। सेल डिवाइड होगी तो प्रोजेनी बन जाएगी कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, और जीनोम कैसा होगा? ये मतलब जीनोमेटिकली कैसा होगा? इंटैक्ट होगा, ठीक है? जीनोमिक कंटेंट जा रहा है ना, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। इज इट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो अब हम द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच a cell duplicates its genome, synthesis and other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है बच्चों, जहाँ पर सेल ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, डिवाइड करती है, वो कहाँ पर आएगा? सेल साइकिल के अंतर्गत आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म इंक्रीज किया था, कहाँ किया था? G1 फेज में, राइट? इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज। केवल देखो प्रोटीन और आरएनए और जो ऑर्गेनेली है वो हमारी G1 में भी बन रही है, G2 फेज में बन रही है, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ S फेज में हो रहा है, राइट? S फेज में सिर्फ डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। आ गई बात समझ में? सो द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बहुत सारे इवेंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। कैसे बताया था मैंने अभी? हमारे पास कुछ चेकर पॉइंट्स होते हैं, उसमें ये पता लगता है कि सेल कार्सिनोजेनिक नहीं है, ये सेल म्यूटेंट वाली नहीं है, जो इसका जो डीएनए कंटेंट है वो प्रॉपर है, तो जेनेटिकली ये कंट्रोल भी है। आगे बात समझ में? फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ ली है, अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। हमने एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को देखने के लिए कि उसका सेल साइकिल कैसे होता है, हमने ह्यूमन सेल एज ए एग्जाम्पल लिया, उसका कल्चर किया। These cells divide once in approximately every 24 hours। सेल डिवाइड हो रही है पर सेल। ह्यूमन की एक सेल डिवाइड होने में कितना वक्त लगा रही है? 24 घंटे, 24 hours। However, this duration of cell cycle vary from organism to organism, cell type to cell type।
ये जो टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है, वो सेल से सेल या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वरी कर रही है। जैसे ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में ये सेल साइकिल कंप्लीट कर रही है, जिसमें इंटरफेज हो रहा है 85 मिनट्स में और 5 मिनट्स में हमारा हो रहा है एम फेज कंप्लीट। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज माइटोसिस फेजेस। M phase represent the phase when the actual cell division important। एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होगा ये पूछा जाएगा, तो एम फेज में। सेल डिवाइड एक्चुअली कर रही है तो कहाँ पर होगी, आपकी एम फेज में, याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? माइटोसिस अकर्स द इंटरफेज रिप्रेजेंट फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। 2 मतलब सक्सेसिव इवेंट होते हैं एम फेज के अंदर। ये हमारी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस, ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस। कुल मिला के एम फेज कहाँ जाएगी, G0 फेज में, यदि सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द 24-hour एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल। तो हमने ये पता लगाया कि एक मतलब ह्यूमन के एक सेल को डुप्लीकेट होने में या डिवाइड करने में लगभग एवरेज 24 आवर्स लगते हैं। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 hour। लेकिन जो एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल डिवीजन हो रहा है, दैट मीन्स एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। दैट मीन्स जो हमारी एम फेज है वो 1 घंटे की है, लेकिन जो इंटरफेज है वो हमारी 23 आवर्स की है। आ गई बात समझ में, ये क्या कहना चाह रहा है? द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। डन। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस, पीमेट, corresponding to the separation of daughter chromosomes, karyokinesis and usually and with division of cytoplasm, cytokinesis। न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेल डिवाइड होकर आ रही है, डिवीजन हो रही है, उसमें जब एम फेज हमारी प्रोफेज आ जाएगी, मेटाफेज आएगी, एनाफेज आएगी, टीलोफेज आएगी, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद जब सेल डिवाइड हो गई, मतलब सॉरी अभी डिवाइड नहीं बोलेंगे, अभी अपन जब सेल इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो गई है, लेकिन जब फर्रो बन करके फर्दर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तो ये फर्दर 2 सेल में तब्दील होगी। आ गई बात समझ में? तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस बहुत जरूरी है। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, मैंने बताया था एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज लिखा हुआ है, जो एक्चुअल में सही है। is a time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलता है, आप उसको रिवर्स में नहीं कर सकते हो। The interphase is divided into 3 further phases, G1, S phase and G2 phase। ठीक है, गैप 1 सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज। गैप 1 फेज को आप देखोगे तो G1 फेज करस्पॉन्डेड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करता है, तभी तो डीएनए का रेप्लिकेशन का होगा, सिंथेसिस फेज में होगा। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, राइट। G नोट में हमने अलग बात करी थी, ध्यान रखना। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ऑर्गेनेली बन रहे हैं, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ हो रही है, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। किसमें? G1 फेज में। तो जो G1 फेज से जब S फेज में आएंगे, सिंथेसिस फेज में आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? अब जो हमें जो चीज़ सीखनी है, पहले हम वो चीज़ सीखेंगे, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। क्या सीखनी है? प्लॉइडी, ठीक है। देखो बच्चों, जब एक सेल होती, जब हम क्रोमोसोम, क्रोमेटिन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है,
हमारे सेल चैप्टर में हम सब पढ़ चुके हैं, तो हम जस्ट अभी रिवाइज करेंगे, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। ये होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हम कब बोलते हैं? जब ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस हो, यानी एक धागे नुमा थिन फिलामेंट होगा, ठीक है। ये क्या होता है? यदि आप मटेरियल की बात करें तो क्रोमेटिन क्या है? एक क्रोमोसोमल मटेरियल है जो फर्दर आगे जाकर के जब इसमें सिंथेसिस होता है तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इस क्रोमेटिन थ्रेड को, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ये कलरफुल है, ठीक है, कलर को रिटेन करता है। तो इस थ्रेड को हमें डाई करना हो, और चूंकि हमारा न्यूक्लिक एसिड है तो हमें इसको बेसिक डाई देनी होगी। तो बेसिक डाई कौन सी होगी हमारी? जैसे एसिटोकार्बिन। कार्बिन क्या है? एक हमारी बेसिक डाई होती है जो कि क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए या क्रोमेटिन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? स्टेनिंग प्रोसेस से आइडेंटिफाई करते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्रोमेटिन थ्रेड है। तो जब क्रोमेटिन थ्रेड में सेल डिवाइड करता है, डुप्लीकेशन होता है, तो हम क्या बनाते हैं? अब हम इसको क्या कहेंगे? ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पर ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर। ये क्या हो गई? ये शॉर्ट आर्म है, ठीक है। यदि ये शॉर्ट आर्म है तो इसको हम कहेंगे पी आर्म, और ये लॉन्ग आर्म है तो इसको हम कहेंगे क्यू आर्म, राइट। और अब देखो ये क्या कहलाएंगे? ये अब इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड। ये होते हैं क्रोमेटिड, राइट। सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, आर्म्स हैं, शॉर्ट आर्म है तो पी, और कैपिटल आर्म है तो, या सॉरी लार्ज आर्म है तो हम इसको कहेंगे क्यू आर्म। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? डन। अब देखो यहां पर ये क्या है? हम इसको क्या बोलेंगे? एक क्रोमोसोम बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? एक क्रोमोसोम बोलेंगे। और इस क्रोमोसोम में ये जो आप देखते हो, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कितना है? वो भी एक ही है, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखो, एन मतलब होता है प्लॉइडी, अच्छे से समझना है। एन मतलब होता है प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब, एन मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्लॉइडी कहते हैं या एन कहते हैं। सी मतलब, सी का मतलब है यहां पर डीएनए कंटेंट कितना है, यहां पर डीएनए का कंटेंट कितना है, राइट। डीएनए कंटेंट कितना है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। ये चीजें बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो पूछा जाता है इस स्टेज में कितना एन है, कितना सी है। यदि आपको 2n 4c कंडीशन दे दी तो पूछेंगे ये कौन से स्टेज में पाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी हम समझेंगे कि क्या होता है। यहां पर देखो, हमने क्रोमोसोम एक क्यों बोला? क्योंकि एक सेंट्रोमियर है, ठीक है, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम, और इसके अंदर कितना क्रोमेटिड प्रेजेंट है, कितना हमारा, सॉरी क्रोमेटिड क्या, यहाँ पर कितना हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है, या फिर हमारा डीएनए कंटेंट कितना प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सी, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट कंडीशन है। कैसे कैसे है डिफरेंट कंडीशन? यहां पर हम इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे एन और सी, यानी कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो एक है, और जो डीएनए कंटेंट है वो भी एक है। यहां पर ये कितना क्रोमोसोम है? सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर देखो एक है, तो यानी कि हम बोलेंगे एक ही क्रोमोसोम है। लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो 2 हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी? 2c, एन 2c हो गई। फिर यहां पर अब ये एक सेंट्रोमियर है, एक ही कलर के हैं, एक ही कलर के हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग हैं,
ठीक है, एक कलर के हैं लेकिन 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन, 2n और 2c। ठीक है, हर के पास में अपना एक क्या है, अपना एक कंटेंट है, डीएनए कंटेंट है। अब यहां पर देखो, ये है मदर, ये चीज बहुत अच्छे से समझना बच्चों। अब मुझे बताओ, ये है फादर, ठीक है, ये है फादर और ये है जायगोट। ठीक है, इसी तरीके से होता है। अब मुझे बताओ, यहां पर गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या है, गैमीट है, ये जायगोट है। गैमीट है, गैमीट आपको याद है, गैमीट कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं हमेशा। ठीक है, गैमीट क्या है, हमेशा हैप्लॉइड है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो n है वो कितना है और c है वो कितना है, जो n है वो कितना है और c है वो कितना है। चूंकि ये मदर का गैमीट है, तो गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो सीधी सी बात है ये n ही रहेगा। 1 2 3 4 नहीं करोगे आप इसको आप 1 2 3 4 कभी भी नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? ये क्या है, n है, क्योंकि गैमीट्स ऑलवेज बी हैप्लॉइड। इसमें चीजें समझनी है। आ गई बात समझ में? ये एक क्रोमोसोमल सेट है जो माँ की तरफ से आया है, ये एक क्रोमोसोमल सेट है जो पिता की तरफ से आया है, और वो फर्दर जायगोट बना रहे हैं। तो ये गैमीट्स हैं, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये प्लॉइडी है, और इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, गैमीट की प्लॉइडी हमेशा n रहेगी। लेकिन डीएनए कंटेंट कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो n 4c कंडीशन हो गई। आ गई बात समझ में? ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर 1 और 2 है, तो 2n 2c। यहां पर आप बोलो मैडम 1 2 3 4, नहीं, ये गैमीट है, गैमीट ऑलवेज भी n इन नंबर, बट डीएनए कंटेंट, हर किसी के पास अपना एक डीएनए कंटेंट है, तो उसकी संख्या हो जाएगी 4। आ गई बात समझ में? एनी डाउट हियर? इज दैट क्लियर? क्लियर? तो अब आ जाओ। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये क्या है, एक क्रोमोसोम है लेकिन 2 डीएनए कंटेंट है। ठीक है, एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन 3 हमारा क्या है, डीएनए कंटेंट है। आ गई बात समझ में? क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप कि प्लॉइडी समझ में आ गई हो। अब क्या होगा, देखो बच्चों, जब हम G1 से एस फेज की बात करें या फिर G2 की बात करें या प्रोफेज की बात करें, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे समझना। G1 से एस, G2 और प्रोफेज, यहां पर जो बात पता लगनी चाहिए, यहां पर इस तरीके से, राइट? ठीक है, यहां पर देखो G1 से हमने एस में क्या किया, डीएनए का रेप्लिकेशन किया, तो यहां पर जो कंडीशन होगी बच्चों वो कैसी होगी, वो होगी हमारे पास 2n और 4c, 2n और 4c, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, डीएनए को हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, क्रोमोसोम को हमने क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया,
तो यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वो कैसे रहेगी, 2n और 4c रहेगी। क्यों बोला मैंने 2n 4c, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर इस वाली फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो n तो हमारा वो ही रहेगा, n तो हमारा यही रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट, जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस यहाँ नहीं हो रहा, हमने साफ साफ बोला है डीएनए का सिंथेसिस सिर्फ एक स्पेसिफिक फेज में होगा, तो जो डीएनए का कंटेंट है वो डेफिनेटली कहाँ बढ़ेगा, सिंथेसिस फेज में बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2n और 4c। 2n क्यों बोला, 1 और 2 क्रोमोसोम है, लेकिन डीएनए कंटेंट सबका अपने अपना पास में है, तो 2n 4c कंडीशन रहेगी। यही किस में जाएगी, G2 में जाएगी, यही किस में जाएगी, प्रोफेज में। तो एस फेज से प्रोफेज फेज तक जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी 2n 4c की, ये याद रखेंगे, 2n 4c की कंडीशन रहेगी। तो हम कह सकते हैं n नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है, कहाँ से, G1 से प्रोफेज तक n जो है कांस्टेंट रह रहा है G1 से प्रोफेज तक, बट जो डीएनए कंटेंट है वो एस फेज से प्रोफेज में बढ़ चुका है, वो हो गया है 4c। यहां पर था 2n 2c, क्या बढ़ गया, सिंथेसिस हुआ, रेप्लिकेशन हो गया, तो 2n 4c। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलो, नहीं समझ में आता है एक बार वापस से देख लेना। एस फेज और सिंथेसिस फेज समझते हैं। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। रेप्लिकेशन होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए दैट मीन्स सी, ठीक है, कंटेंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट हुआ है, नंबर ऑफ प्लॉइडी नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट नहीं, राइट। तो इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड 2c, तो देन इट इंक्रीजेस टू 4c। तो G1 में यदि ये 2c है तो ये S फेज में 4c हो जाएगा, यही बात हमने करी है, राइट। However, there is no increases in the chromosome number. क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, n बराबर 2n था, n बराबर 2n ही रहा। G1 से आप S में आ गए या आप G2 में आ गए या प्रोफेज में आ गया, n नंबर विल बी सेम, बट यहाँ पर था हमारा 2c, क्योंकि डीएनए कंटेंट में कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हुआ था। यहाँ जैसे ही रेप्लिकेशन हो गया ये 4c हो गया, तो यहाँ पर जो कंडीशन आई वो हो गया 2n 4c, यहाँ पर जो कंडीशन आई 2n 4c। आ गई बात समझ में। तो द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, even after S phase the number of chromosomes remains the same, that is 2n, that is 2n, that is 2n, that is 2n and that is 2n. Hope it is clear now. Done? चलिए, in animal cell during S phase DNA replication begins in the nucleus and centriole duplicates in the cytoplasm. Centriole duplicate होता है, DNA replication होता है, पैकेजिंग मटेरियल बनेगा किसमें, एस फेज में। G2 फेज में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज, प्रोटीन हमने G1 फेज में भी बनाए, G2 फेज में भी बनाएंगे, ठीक है, फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, ताकि सेल ग्रोथ कर सके। क्यूसेंट स्टेज, G0 स्टेज। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. कुछ सेल जो होती हैं एडल्ट में वो डिवाइड करना बंद कर देती है। अडल्ट एनिमल्स, इंपॉर्टेंट चीज, अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। एग्जाम्पल हार्ट सेल, एग्जाम्पल न्यूरॉन्स। मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली अकेजनली, कुछ सेल्स अकेजनली डिवाइड होती है, जैसे कि अब देखो मेरी बात सुनो, जो टिश्यूज होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, लाइबल, स्टेबल, लाइबल स्टेबल, और एक और क्या था, और कांस्टेंट, ठीक है। क्या वर्ड होता है, लाइबल का मतलब होता है जो
कंटिन्यूसली ग्रो करेंगी, ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रो करेंगी। स्टेबल, स्टेबल जब इनको जरूरत होगी तब ये क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। तो ऐसी सेल्स कौन कौन सी होगी, ऐसे टिश्यूज कौन से होंगे, जैसे किडनी हो गई, लिवर हो गया, क्यों, लीवर सेल, जैसे किसी का किडनी डैमेज हो गया ड्यूरिंग द एक्सीडेंट या कोई और रीजन हो गया, ठीक है, उसका जो रीनल सेल्स है वो खत्म हो रही है, तो वहां पर क्या होंगी, सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स अकेजनली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ऐसी सेल्स कैसे होती हैं, या ऐसे टिश्यूज होते हैं स्टेबल, ठीक है, किडनी और लीवर, और कांस्टेंट जो कि एक अडल्ट फेज आने के बाद डिवाइड नहीं करेंगी, जैसे कि हार्ट सेल्स और नर्व सेल्स। मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली अकेजनली as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death। सेल डेथ या फिर इंजरी की वजह से जिनका लॉस हो जाए तो वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं हमारी कुछ ऐसी सेल्स किडनी के अंदर पाई जाती है, लीवर के अंदर पाई जाती है, बहुत सारी जगह पाई जाती है, जो कुछ जगह पर क्या कर लेंगी, डिवाइड कर लेंगी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। These cells that do not divide further exit G1 phase, ठीक है, जो कि डिवाइड नहीं हो रही है फर्दर एग्जिट कर जाएगी G1 से। G नोट, अब यहां पर सेल को डिवाइड नहीं करना तो वो G1 में आएगी नहीं ना, एग्जिट कर जाएगी, ठीक है, या तो सेल डेथ हो जाएगी या फिर इसी में पड़ी रहेंगे कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना। यही बात बोल रहा है, एग्जिट G1 फेज टू एंटर इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। मतलब ये कैसी होगी, क्यूसेंट सेल स्टेज का जो स्पेलिंग है वो देख लीजिएगा। क्यूसेंट स्टेज जो है वो कैसी होगी, जहां पर डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है, जो इनएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हो। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये देखो आ गई बात, इनएक्टिव भी बात आ गई है और मेटाबॉलिकली एक्टिव भी बात आ गई है, ध्यान रख लेना। बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट नहीं कर पा रही, वो फर्दर आगे जाकर के डिवाइड नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं कर पा रही, अनलेस कॉल्ड on to do so depending on the requirement of the organism, according to the requirement of organism, वैसे वैसे काम करेगी। M phase क्या है, in animals mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells, किस में देखा जाएगा, 2N, ठीक है, उसके अंदर M phase देखा जाएगा। However, there are few exception, अपवाद बिना बायोलॉजी में, मतलब बायोलॉजी बिना अपवाद के रह ही नहीं सकती। So do this whenever haploid cell divides by mitosis. Example male honeybees, यहाँ पर n नंबर सेल भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी, यानी कि वैसे हम क्या बोल रहे हैं 2n चाहिए, बट n भी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। एग्जाम्पल मेल honeybees. Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell. इसके अलावा माइटोटिक डिवीजन हम पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम अच्छे से, जिसने नहीं देखा है एक बार वापस से देख लो, रिवाइज कर लो कि भाई हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं, माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। अब रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, मैंने क्या बोला था कि हम चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो सेल डिवाइड होने जा रही है वो ठीक है कि नहीं। तो वी हैव, क्या होगा हमारे पास, साइक्लिन्स होंगे और हमारे पास CDKs होंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस साइक्लिन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स, ये एंजाइम जो हैं इंश्योर करते हैं उस पर्टिकुलर स्पेस पे या उस पर्टिकुलर स्टेज पर कि भाई ये जो सिचुएशंस हुई हैं, ये जो इवेंट्स हुए हैं, ये करेक्ट है भी या नहीं है। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, 2 की क्लासेस ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस, right, determines the cell progress through the cell cycle, right. Proteins that activate protein kinases to regulate eukaryotic cell, यहाँ पर प्रोटीन क्या करेंगे, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेजेस को रेगुलेट करेंगे, यानी कि साइक्लिन, प्रोटीन साइक्लिन, साइक्लिन क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे किसको, प्रोटीन काइनेजेस को, दैट मीन्स CDKs को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो सेल साइकिल को रेगुलेट कर सकें। इस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। साइक्लिन फॉर्म द रेगुलेटरी सब यूनिट एंड CDK फॉर्म्स द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ एन एक्टिवेटेड। साइक्लिन क्या करेंगे, रेगुलेटरी सब यूनिट्स बनाएंगे, रेगुलेटरी यानी कि रेगुलेशन करने वाले, CDK को बोलेगा साइक्लिन,
ये ऐसे काम होगा, इसको ऐसे काम करना है और इसको ऐसे काम करना है, ठीक है। CDK क्या करेगा, CDK कैटालेट करेगा। जैसा काम साइक्लिन ने बोला है वो बोलेगा कि मुझे इसको, क्योंकि काइनेसेस एक्टिविटी CDK के पास है, ठीक है, ऐसे एंजाइम है, काइनेसेस एंजाइम है, वो क्या करेंगे, कैटालिसिस की एक्टिविटी करेंगे, कैटालिसिस करेंगे, राइट। साइक्लिन हैव नो कैटालिटिक एक्टिविटी, साइक्लिन के पास कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं है एंड CDKs आर इनएक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर साइक्लिन। साइक्लिन क्या है, रेगुलेटरी है। मैं जब तक उसको ऑर्डर नहीं दूंगी, रेगुलेट नहीं करूंगी, जब तक CDK बोलेगा मैं तो सो रहा हूँ, मेरे से कुछ भी कैटालिसिस हो ही नहीं रहा, मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं करा, कोई बोल ही नहीं रहा, ऑर्डर ही नहीं दे रहा, मैं आराम से कह रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, जब तक साइक्लिन मुझे रेगुलेट नहीं करेगा तब तक मैं कोई कैटालिसिस एक्टिविटी नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? व्हेन एक्टिवेटेड बाय ए बाउंड साइक्लिन, जैसे ही साइक्लिन CDK से जुड़ेगा ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, राइट। यदि साइक्लिन अलग है, CDK अलग है, तो ये क्या है, इनएक्टिव है। ये बात ध्यान रख लेना, यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। व्हेन एक्टिवेटेड बाय ए बाउंड साइक्लिन, जैसे ही ये बाउंड हो गया साइक्लिन CDK से, वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। CDK परफॉर्म ए कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, और क्या करेगा, काइनेसिस है तो फॉस्फेट ऐड करेगा, फॉस्फोराइलेशन की क्रिया करेगा, एक्टिवेट्स और इनएक्टिवेट टारगेट प्रोटीन। क्या होगा, अब देखो, सुनो मेरी बात, आ जाओ, क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये क्या है, साइक्लिन है, ठीक है, ये क्या है, CDKs है। अभी ये कैसी स्टेज में है, इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, राइट। और ये कैसे हैं, कैटालिसिस है, ठीक है, कैटालिसिस प्रोटीन या फिर एंजाइम्स है। ये जब तक साइक्लिन इससे नहीं जुड़ेगा ना बच्चों, ये फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगा, और फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगा जब तक ये एक्टिव नहीं होगा। अब क्या हुआ, साइक्लिन आया, ठीक है, साइक्लिन जैसे ही CDK से जुड़ता है, साइक्लिन जैसे ही CDK से जुड़ेगा ये क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। और अब ये जो कंडीशन हो गई, अब ये क्या कहेंगे हम इसको, एक्टिवेटेड CDKs। आ गई बात समझ में, एक्टिवेटेड CDKs वाली कंडीशन आ जाएगी। आ गई समझ में? सो रिएक्शन कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन हुआ, दैट orchestrated the coordinate entry into the next phase of the cell cycle। इसकी वजह से क्या हुआ कि चेक पॉइंट्स हुए, चेक करी, जैसे ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये फर्स्ट हमारे चेक पॉइंट्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, यानी कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। जैसे ही हमने बोला चेक पॉइंट एक्टिव हो गया, कैटालिसिस कर दिया, तो चलो भैया नेक्स्ट स्टेज में चलो, यहाँ पर ठीक है, चेक कर लिया, चलो भाई नेक्स्ट स्टेज में चलो। और कुछ भी गड़बड़ हुई G1 में तो ये S फेज में नहीं जाने देंगे, कुछ भी गड़बड़ हुई G2 में तो ये M फेज में नहीं जाने देंगे, राइट। CDKs आर constitutively expressed in cells whereas cyclin are synthesized at a specific stage at the cell cycle in response to various molecular signal। तो जो साइक्लिन्स हैं वो बनते हैं कब, जब हमारी जो सेल्स हैं वो सिग्नल प्रोवाइड करती है, सेल सिग्नलिंग है, उसी के अंदर इनका बहुत अच्छा रोल्स होता है, ठीक है, राइट। डिफरेंट साइक्लिन CDK कॉम्बिनेशन डिटरमाइन द डाउन स्ट्रीम टारगेटेड प्रोटीन। और वो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं, टारगेट करते हैं प्रोटीन को, वो सही है या नहीं है उसका पर्टिकुलर कैटालिसिस करते हैं। आ गई बात समझ में? चलो, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स क्या हैं? These are the control mechanism that ensure the fidelity of cell division। मतलब fidelity यानी कि वास्तविकता में क्या सेल डिवाइड प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वो सेल उस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए प्रॉपर है या नहीं है, ये इंश्योर करता है कौन, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। There are two regulatory mechanisms which take decision about cell division। दो हमारे पास मेन मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो ये बताएगा कि भाई सेल डिवीजन जो है वो करेक्ट हुआ भी या नहीं हुआ है। फर्स्ट चेक पॉइंट एज आई टोल्ड यू बिफोर, G1 साइक्लिन एंड लाइज बिटवीन
G1 एंड S, ठीक है, G1 एंड S की तरफ ये प्रेजेंट होगा। G1 CDK बिकम्स एक्टिव बाय G1 साइक्लिन। एक्टिव किससे होगा? रेगुलेटरी होगा तो साइक्लिन से होगा, ये तो पता है। ATP एट इज एक्टिवेशन साइट, एक्टिवेशन साइट ये साइक्लिन है, ये इसका ATP साइट है, ये किससे जुड़ जाएगा? CDK से जुड़ जाएगा और एक्टिव कर देगा, राइट। इट कॉजेज ट्रांजिशन ऑफ G1 टू S फेज। क्या करेगा? G1 S फेज बीच में प्रेजेंट होगा, ये ही इंश्योर करेगा कि जो मटेरियल G1 में बना है क्या वो अब S फेज में जाकर के रेप्लिकेशन करने के लिए सही है या नहीं है। G1 cyclin is destroyed at end of the S phase and CDK becomes inactive। जैसे ही हमने इंश्योर कर लिया कैटालिसिस एक्टिविटी हो गई, ये साइक्लिन अलग हो जाएगा, CDK अलग हो जाएंगे और ये वापस से इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सेकेंड चेक पॉइंट लाइज बिटवीन G2M phase। in G2 phase inactive CDK binds to second check points। अब जो इनएक्टिवेट G1 में, G1 से S में थे, ये कहाँ जाएंगे? फर्दर G2 वाली से M फेज के वाले बीच में जाएंगे, साइक्लिन से जुड़ेंगे, फॉस्फोराइलेटेड होएंगे, कैटालिसिस करेंगे, वापस से इनएक्टिव हो जाएंगे। तो G2 फेज इनएक्टिव CDK बाइंड्स टू सेकेंडरी चेक पॉइंट माइटोटिक साइक्लिन, राइट। इट गेट्स फॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोराइलेटेड होंगे, जुड़ते ही, ये चीज मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, बोथ एक्टिवेशन एंड इनहिबिटरी साइट्स बट रिमेन इनएक्टिव। डन, दोनों होती है इसके पास, इनहिबिटरी भी होती है और एक्टिवेट साइट्स भी होती है, बट कब इसको एक्टिवेट होना है, कब इसको इनहिबिट करना है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ऑन रिमूवल ऑफ ये फॉस्फेट ग्रुप जो है PO4 है फ्रॉम द इनहिबिटरी साइट, इट गेट्स एक्टिव एंड कॉजेस ट्रांजिशन फ्रॉम G2M फेज। जैसे इनहिबिटरी से PO4 का रिमूवल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। At the end of M phase, cycline is degraded and PO4 at activation site is removed and the cell enter G1 again। देखो बच्चों, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ली है, ठीक है, आपके NCERT में नहीं दे रखा, आपके NCERT में सिर्फ और सिर्फ चेक पॉइंट दे रखे हैं, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर कि भाई कैसे ये प्रोसेस होता है एक्चुअल में। इतना डिटेल में मत जाओ, बट समझ लो कि कब एक्टिवेट होगा, साइक्लिन का क्या रोल है, CDKs का क्या रोल है, कैसे ये फंक्शनल होते हैं, कैसे ये नॉन फंक्शनल होते हैं, बस इतना सा जानना है और कुछ भी डिटेल में जाने की जरूरत अभी नहीं है, नॉट नाउ, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, इंपॉर्टेंस क्या है सेल डिवीजन की? देखो, सेल साइज अप्रोप्रिएट करता है, रिपेयर मैकेनिज्म, सेल को रिपेयर करने का काम कर रहा है कि यदि मान लो G1 में जो भी चीज़ें बनी हैं वो सही नहीं है तो वापस से वो G1 में भेजेगा रिपेयर करने के लिए। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्यों है? G1 से S में, S से G2 से, फिर M फेज में, फिर G0 में, फिर G1 में, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद आ रही है? क्यों? क्योंकि प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। किस में करा सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस, एनिमल्स, रीजनरेशन, रीजनरेट करवा रहे हैं, सेल को हम रीजनरेट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेल, राइट। इस तरीके से ये टॉपिक जो है, बेसिक टॉपिक, सेल साइकिल क्या होता है, कितनी फेजेस होती हैं, किस तरीके से उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बनती है, प्लॉइडी क्या होती है, कंटेंट ऑफ DNA क्या होता है, कैसे वो एक जगह पे कांस्टेंट रहता है, कौन सी सेल जो है वो G0 में रहेंगी, G1 में क्या बनेगा, S फेज में क्या बनेगा, G2 में क्या बनेगा, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। आई होप कि ये जो टॉपिक है क्रिस्टल क्लियर हो गया है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक M फेज के साथ। जब तक बहुत बहुत धन्यवाद।